हेलो फ्रेंड्स, लीगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं आज हम। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये जो आपको तीन चार पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से कौन सा फीचर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए नहीं है। तो पहला बोला है इसमें, द फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी इज ऑन जॉइंटली बाय ऑल दी को पार्टनर्स। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको को पार्टनर्स बोला जाता है। और कर्ता होता है जो हेड होता है फैमिली का, जो मेन हेड है, जो कि सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, उसको कर्ता बोला जाता है। एक टाइप का उसको आप मैनेजर बोल सकते हैं। वही सारे डिसीजंस लेता है इन सभी की रजामंदी के साथ। तो जो फैमिली बिजनेस या जो प्रॉपर्टी बोलेंगे वो जॉइंटली सबका रहता है। दूसरा पॉइंट है, द पर्सन्स हैव कॉमन एंसेस्टर। तो ये एंसेस्टर्स के थ्रू ही चलता है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनका कॉमन एक मतलब पूर्वजों के तहत ये सब चलता है कि हमारे पूर्वज इसके मेंबर्स हैं, तो फैमिली दर फैमिली आगे बढ़ता है इस तरह से। इसके जो मेंबर्स है उसके लिए सेम आपका एंसेस्टर होना जरूरी है। सेम फैमिली के लोग ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के को पार्टनर्स कहलाते हैं। तीसरा, द सीनियर मोस्ट को पार्टनर्स इज कॉल्ड कर्ता। तो जो सबसे एज्ड होगा, सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, उसको बोला जाता है कर्ता। वही सारे डिसीजन लेता है, हर जगह पे कर्ता के ही साइन होते हैं। ठीक है, उसको आप मैनेजर भी बोल सकते हैं। ये तीनों पॉइंट सही है। चौथा बोले, द फीमेल एंड माइनर्स कैन नॉट बिकम कर्ता। तो जो माइनर्स है और जो फीमेल्स है फैमिली की, उनको कर्ता नहीं बनाया जा सकता। ऑल्दो दे कैन बी को पार्टनर्स। तो बोल रहा है वो को पार्टनर्स है, यानी उनका हक रहेगा प्रॉपर्टी में, बिजनेस में। पर उनको जो है कर्ता नहीं बनाया जा सकता। कर्ता कौन है? जैसे कोई अकाउंट ओपनिंग की जाएगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो कर्ता के ही उसमें साइन रहेंगे। वो एक तरह से हेड बोलिए या मैनेजर बोलिए फैमिली का। तो बोल रहे हैं फीमेल ऐसे नहीं बन सकती और माइनर्स भी नहीं बन सकते। इन केस अगर कोई मेजर नहीं है फैमिली में, मेजर का डेथ हो गया, तो जो माइनर में सीनियर सबसे बड़ा जो माइनर जिसका एज होगा वो कर्ता बन सकता है। और इसमें वही बोला है कि नहीं बन सकता। या अगर डेथ हो गई है सभी मेल मेंबर्स की फैमिली में, तो जो फीमेल्स है वो भी कर्ता बन सकती है। किसकी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। तो क्वेश्चन था कि विच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फीचर। तो क्या बात सही नहीं है? तो जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है कि फीमेल और माइनर्स कर्ता कभी नहीं बन सकते। वो बन सकते हैं, वही एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, द फीमेल्स एंड माइनर्स कैन ऑल्सो बिकम कर्ता इफ दे हैपन टू बी द सीनियर मोस्ट को पार्सन्स। अगर को पार्सन्स मतलब अगर फैमिली में सबसे सीनियर है, सबसे बड़े हैं, तो वो भी कर्ता बन सकते हैं। सो डी हो गया इसका हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी। इस तरह के का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि कितने मेंबर्स होते हैं मिनिमम, क्या कितने डायरेक्टर हो सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, प्राइवेट में कितने होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो मेंबर्स है मिनिमम कंपनी में, तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें दो, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें सात। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? दो और सात। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो प्राइवेट में मिनिमम दो और मैक्सिमम 15, और पब्लिक में सात और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना होगा कि जो मेंबर्स है मिनिमम, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें दो मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें सात होने चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो प्राइवेट में 15 मैक्सिमम हो सकता है, और इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पब्लिक का कोई लिमिट नहीं है कि कितना मैक्सिमम होगा। सो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये आपको ऐसे मेमोराइज करके जाना है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम और मिनिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, ये भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये सब पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम दो और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, किसमें? प्राइवेट में। ठीक है, मिनिमम कितने? दो। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पब्लिक के ऊपर है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं पब्लिक में। तो मिनिमम तीन है और मैक्सिमम ये सेम वही 15। प्राइवेट का भी था ना मैक्सिमम 15, पब्लिक का भी मैक्सिमम 15 है। पर इसमें जो मिनिमम डायरेक्टर है वो तीन है। प्राइवेट में कितने होने चाहिए मिनिमम डायरेक्टर? दो होना चाहिए। ऐसे एक वन पर्सन कंपनी है तो उसमें वन पर्सन तो मिनिमम उसमें वन ही डायरेक्टर रहता है। ठीक है, तो उसमें वन हो जाएगा, वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर हो जाएगा दो। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक कंपनी, उसमें मिनिमम डायरेक्टर हो जाएगा तीन, और मैक्सिमम वही कॉमन है 15। ठीक है, 15 मैक्सिमम है। इसमें एक कंपनी सेक्रेटरी आपका ऐसे रहता है, बाकी दो इसके मेंबर रहेंगे। तो मिनिमम तीन इसमें डायरेक्टर होने चाहिए, किसमें? पब्लिक में। ये पब्लिक और प्राइवेट में डायरेक्टर वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो इसको आप साथ के साथ अभी मेमोराइज करेंगे। ठीक है, दो 15 हो गया प्राइवेट, तीन 15 हो गया पब्लिक, एक एक हो गया सिंपल जो कि वन पर्सन कंपनी है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल रजिस्ट्री अंडर सरफासी। तो सरफासी एक्ट में ही जो है सरसाई, सरसाई बोलते हैं शॉर्ट में, उसका फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल रजिस्ट्री। जो भी आपका असेट रिकंस्ट्रक्ट, जो आपका असेट होता है सिक्योरिटाइजेशन, उसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्री की जाती है। सरसाई आपका साइट रहता है। अगर आप
कई बार आपने सरफासी के तहत भी देखा होगा कि सरसाई.org.in पे जाके आप प्रॉपर आपका कौन सा प्रॉपर्टी है उसको आप वहाँ रजिस्टर करते हैं। तो सरसाई एक ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टीज की सारी, जो कस्टमर की जो भी प्रॉपर्टी अपने मॉर्गेज की, उसकी सारी आप डिटेल्स उसमें एंटर करते हैं। तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? इसका टाइम ड्यूरेशन है विद इन 30 डेज। तो जो भी आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट या जो भी ट्रांजेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उसके 30 दिनों के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको सरसाई में उसको रजिस्टर करना होता है, यानी सरसाई साइट में आपको सारी डिटेल्स डालनी होती है। तो टाइम ड्यूरेशन क्या है? 30 डेज है, ये आपको याद रखना होगा, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म इज रिस्ट्रिक्टेड। तो कितने पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो जो बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 10 हो सकते हैं, और जो अदर बिजनेस है अदर देन बैंकिंग बिजनेस, मतलब जो बैंक वाली एक्टिविटीज है उसके लिए 10 हो सकते हैं मैक्सिमम पार्टनर्स। और कोई और बिजनेस है, बैंक से रिलेटेड बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 और 20 हो गए इसमें। और ये बताया भी है, ये कहाँ पे प्रोविजन, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ कंपनी एक्ट। तो वहाँ बताया गया है कि 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आप बैंकिंग बिजनेस में है, और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप किसी और बिजनेस में है, मतलब अदर देन बैंकिंग। तो ये कहाँ बताया? सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बैंक्स आर टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। तो जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होती है, और बोला है कि इंटीग्रली कनेक्टेड टू ईच अदर विच हैव बीन वैल्यूड। तो ऐसा नहीं कि एक ही ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन छोटी छोटी जिनको आप ऐड करते हैं, वो कितना होना चाहिए? वैल्यू बिलो 10 लाख, 10 लाख से कम। वेयर सच सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस डैश विद इन ए मंथ। यानी एक महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, बहुत सारी उनको ऐड किया, और वो सारी मिलजुल के कितनी हो गई है? 10 लाख, 10 लाख तक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बोला है कि विद इन मंथ में जो है उन सबका आपको रिकॉर्ड रखना है। तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या है? विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि आप अपने अकाउंट को किसी और इलीगल, जो मनी आपका जो ब्लैक मनी है, उसको आप अपने अकाउंट के थ्रू इलीगल वे में उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया उसमें। इसमें 3 स्टेप होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लेसमेंट में पैसे को आप जो आपका इलीगल मनी है उसको आप ऐसे सिस्टम में डालते हैं जिससे आप अपने ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, फिर अलग अलग उसमें ऐसे इतने सारे आप अपने इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन रखते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ट्रैक करना। और इंटीग्रेशन में फाइनली उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके वापस इसको अपने पास, उस वो पैसा आपके पास फाइनली वापस आ जाता है। अब वो वाइट है, स्टार्टिंग में जब प्लेसमेंट में आपने लगाया तो वो ब्लैक था, वो आपका वाइट मनी, वही बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा आप कैश से जमा कर रहे हैं, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए कैश ट्रांसफर चेक करनी पड़ेगी कि 10 लाख से 10 लाख तक में वो इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन, कहीं वो 10 लाख तक में तो नहीं आ रहा उनका ऐड विद इन ए मंथ, मतलब एक महीने में। तो 10 लाख कब तक होना चाहिए? एक महीने में अगर आ रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला हो सकता है। ठीक है, उसका आपको ट्रैक रखना है। नेक्स्ट है कैवेट इंटर का मतलब क्या होता है? इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी मैंने आपके मॉक टेस्ट में डाला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको मैंने दोबारा रखा है। बायर शुड कॉशियस वाइल परचेसिंग। तो कैवेट इंटर का मतलब है कि जो बायर है, जो सामान खरीद रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि क्या वो सामान खरीद रहा है। जो सेलर है उसने बोला कि ये सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अब दुकान वाला तो अपने सामान को अच्छा बताएगा, सिर्फ उसकी बात पे आपको नहीं विश्वास करना, आपको खुद को भी देखना है, आपको खुद को भी ध्यान रखना है इस बात का कि जो सामान आप खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट इंटर में बताया गया है कि द बायर शुड बीवेयर और प्रिकॉशंस, उसको भी ध्यान रखना है बायर परचेसिंग द, मतलब बायर को भी ऐसा नहीं कि सेलर ने कुछ बोला फिर बायर आंखें बंद करके उसको खरीद रहा है, ऐसा नहीं करना। सेलर को, जो बायर है जो सामान खरीद रहा है, उसको भी अपना दिमाग यूज करना है कि कैसा सामान है, किस क्वालिटी का सामान मुझे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो बायर को भी अवेयर रहना है, जो भी सामान बायर को, सेलर बायर को बेच रहा है, उसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट इंटर। ये पूछते हैं, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि बायर कोई भी सामान खरीदेगा उसको पूरा ध्यान रखना है, बिवेयर रहना है, मतलब सावधान रहना है कोई भी सामान खरीदने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक तो इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, और आप कोर्ट में जाके इनके खिलाफ बोल सकते हैं कि हाँ हमने आपसे जो है कोर्ट में आप जाके बोल सकते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी आपसे ली है, या फिर हमने आपको ये लोन दिया है। और कोर्ट में जाके आप कोर्ट से पैसों के लिए बोल सकते हैं कि ये बार मुझे पैसे नहीं दे रहा, और कोर्ट केस आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। वो सारे एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगा, जो कि प्लेज नहीं किया आपने, हाइपोथिकेशन नहीं की गुड्स की, और मॉर्गेज भी नहीं किया, इनको छोड़ के जो भी बच जाएगा उसको बोला जाएगा एक्शनेबल क्लेम। तो प्लेज में क्या होता है? प्लेज ऑफ गुड्स कैसे की जाती है? प्लेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल गोल्ड लोन है।
गोल्ड लोन में क्या होता है, आप अपना सोना लेके जाते हैं और बैंक उस गोल्ड को एज ए प्लेज, एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखता है, और फिर उस सिक्योरिटी के बेसिस पे, उस गोल्ड के बेसिस पे आपको लोन देता है, वही होता है प्लेज। तो उसमें बैंक जो है, बैंक जिसने आपकी सिक्योरिटीज रखी है, तो वो होता है बैंक हमारा पॉनी उसको बोलते हैं, और कस्टमर हो गया पॉनर। पॉनर पॉनी यानी कि जो प्लेज के केसेस में ये टर्म्स यूज होती है। तो कस्टमर जो कि अपना सोना लेके आपके पास आया, अपना गोल्ड लेके आपके पास आया है, और फिर उस गोल्ड के बेसिस आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, तो गोल्ड आपने एज ए सिक्योरिटी अपने पास रख लिया है, तो उसको बोला जाता है प्लेज ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स यानी आपका गोल्ड हो गया, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेज का। तो हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज क्या है? हाइपोथिकेशन पहले तो कहीं भी डिफाइन नहीं था, फिर सरफासी एक्ट में इसको पहली बार डिफाइन किया गया 2002 में, जो हमारा सरफासी एक्ट आया। तो हाइपोथिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि आप सरफासी नोटिस दे के, कार जो आप लोन है, कार लोन, उसमें क्या रहता है कि कार कस्टमर के पोजीशन में, लोन भी कस्टमर के पास है, तो बैंक के पास कुछ नहीं है। तो बैंक कैसे कार को अपनी कस्टडी में ले, क्योंकि कस्टमर उस कार को यूज कर रहा है। उस केस में हाइपोथिकेशन बेस्ट एग्जांपल है। सरफासी नोटिस रहता है सरफासी एक्ट के तहत, सरफासी एक्ट 2002 के तहत। उसमें आप कस्टमर को सरफासी नोटिस भेजिए। कस्टमर को सरफासी नोटिस के बाद एक टाइम रहता है कि इतने टाइम में आप पेमेंट कीजिए, वरना आपके जो कार है, जिस मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसका हम पोजीशन ले लेंगे। वो होता है हाइपोथिकेशन। ठीक है, यानी कस्टमर को लोन दिया और जो सिक्योरिटी है वो कस्टमर के पोजीशन में। जैसे प्लेज की हम बात करें, तो इसमें तो बैंक के पास है ना, पोजीशन किसका है? बैंक है, बैंक ने अपने पास सोना रखा हुआ, गोल्ड रखा हुआ। पर हाइपोथिकेशन कार लोन, कस्टमर के पास ही कार है, अब उसको अपने कस्टडी में हम कैसे ले? तो हम एक नोटिस भेजेंगे जिसका नाम रहेगा सरफासी। सरफासी नोटिस हम भेजते हैं, और सरफासी नोटिस भेजने के कुछ टाइम के बाद आप उसकी कार की कस्टडी ले सकते हैं, और फिर उस कार को, अब तो वो सेकंड हैंड कार होगी, कस्टमर को यूज कर रहा था, तो उसको आप बेच सकते हैं और अपने लोन की कुछ रिकवरी उससे कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन। ठीक है, तो हाइपोथिकेशन और प्लेज का बेस्ट एग्जांपल है कि इसमें जो कस्टडी है, पोजीशन है, वो कस्टमर के पास रहती है हाइपोथिकेशन में, और प्लेज में बैंक के पास रहती है। ऐसी मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जैसे घर है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकता, तो उसमें बैंकों का जो इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट मतलब अपना चार्ज क्रिएट करता है जो बैंक, उसका नाम है मॉर्टगेज। कैसे चार्ज करता है? जैसे बैंक ने मान लीजिए, बैंक जैसे मान लीजिए आपके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेता है। ठीक है, आपके टाइटल डीड जो है आपके बैंक के पास है, तो बैंक इस तरह से अपना इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मॉर्टगेज, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है। तो इन तीनों को छोड़ के, कि प्लेज भी नहीं है, हाइपोथिकेशन में नहीं है, और मॉर्टगेज भी नहीं है, क्योंकि इन सब में तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रहती है। एक्शनेबल क्लेम में कोई आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, और आप फिर भी उसके खिलाफ आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं, और कोर्ट में कहीं भी जाके आप उसके खिलाफ, मतलब आप एक्शन ले सकते हो उसके खिलाफ। एक्शन लेके आप अपने पैसे को, अपने लोन के लिए आप कस्टमर से आप किसी कोर्ट में जाके उसके खिलाफ आप क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा पैसा और मेरे को नहीं मिल रहा, और मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। फिर कोर्ट आपको उससे से आपके बायर को आदेश देके, ऑर्डर देके आपके पैसे के लिए बोलता है। तो एक्शनेबल क्लेम का अगर आप बुकिश का डेफिनेशन बोले, तो वो यही है: actionable claim is a claim which does not have any security in form of mortgage, pledge और hypothecation। तो यानी mortgage भी नहीं किया, pledge भी नहीं है, hypothecation भी नहीं, इसको छोड़ के जो भी बचा जाएगा उसको बोला जाएगा actionable claim। नेक्स्ट है, पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ इज रेजाइड्स इन इंडिया फॉर, तो वो ये वही है जैसे कि फॉरेन वाले का डेफिनेशन रहता है एनआरआई का। तो इंडियन रेजिडेंट तब बोलेंगे जब 182 डेज से ज़्यादा इन द प्रेसिडिंग, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा अगर वो इंडिया में रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? रेजिडेंट। ऐसी एनआरआई जो फॉरेन कंट्री में पिछले, यानी कि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा बाहर की कंट्री में रहता है, तो उसको एनआरआई बोलते हैं। और रेजिडेंट का भी वही डेफिनेशन, बस फर्क कितना हो जाएगा कि एनआरआई में वो बाहर की कंट्री में रहेगा, और रेजिडेंट में वो इंडिया में रहा है, कोई बाहर का पर्सन इंडिया में रहा है 182 डेज से ज़्यादा लास्ट, यानी प्रेसिडेंट, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको बोला जाएगा रेजिडेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन सील इज अफेक्ट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो जनरली जो कंपनी की जो सील होती है, तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप अफेक्ट्स करते हैं, सील लगाते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन में बोला गया है कि मिनिमम दो डायरेक्टर के सामने आपको वो सील अफेक्ट्स करनी है। तो कॉमन seal if as per provision of article of association in the presence of two director who shall sign on the documents where the seal, तो जहाँ पे भी सील लगेगी वहां पे उन डायरेक्टर्स को साइन करना है। तो मिनिमम दो डायरेक्टर्स के सामने ये जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला गया कि कॉमन सील लगाने। नेक्स्ट है, एक्स वाई जेड हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर कैरिंग ऑन अ स्पेसिफिक वेंचर, तो उसको क्या बोला जाएगा? इट इज कॉल्ड, तो जब दो तीन जितने भी पार्टनर्स है वो किसी स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर वेंचर है, एक पर्टिकुलर काम है, उसी के लिए वो पार्टनरशिप में आए हैं, उसको बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिन्होंने दो तीन लोगों ने पार्टनरशिप एक छोटा सा काम खोला है और उनका पर्पस है कि जब तक सर्दी रहेगी तो हम सर्दी के कपड़े बेचेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म खोल के ऐसा कुछ डिसाइड किया। तो जब सर्दी चली जाएगी उनका पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो भी पार्टनर्स नहीं है। तो पार्टनरशिप अलग अलग टाइप की होती है, जैसे जनरल, इसमें वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि बिजनेस करना है तो इसलिए पार्टनर्स है। पार्टनरशिप एट विल मतलब उनकी इच्छा पे, जब तक वो चाहेंगे पार्टनर्स रहेंगे, जब उनका मन नहीं करेगा तो पार्टनर्स मतलब अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, वो होती है पार्टनरशिप एट विल। ऐसे ही पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, इसमें पहले से टाइम डिसाइड करते हैं, हम 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे, 10 साल के लिए, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। ऐसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, उसको बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसमें लिखा है ना स्पेसिफिक वेंचर, मतलब एक स्पेसिफिक काम है, उसी काम के लिए आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स बने, वो होगी हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेशन ऑफ सेल। जब भी कुछ सेल की जाती है तो उसमें कंसिडरेशन क्या होता है, वो होता है प्राइस। आपने लीगल की बुक में कई चैप्टर्स में ये वर्ड देखा होगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब इसका प्राइस क्या है, इसका क्या प्राइस है, ठीक है। सो पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर गुड इज द कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसिडरेशन बोला गया है, जो आप प्राइस पे करते हैं कुछ भी कुछ खरीदने से पहले, उस प्राइस का क्या नाम है, कंसिडरेशन, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इसको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेज द बेलर इज कॉल्ड। अब ये बेलर कहाँ से है, बेलर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, इसको डिफाइन किया गया है बेलर और बेली। अभी बेलर क्या होता है और ये प्लेज और बेलर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, एक बाइक है आपके पास, वो खराब हो गई है, आप उसको मैकेनिक का शॉप में देखे आए हैं उस बाइक को, और यानी आपने अपने गुड्स की, आपका जो सामान, आपकी जो बाइक है, उसको आपने बेलमेंट कराया। बेलमेंट यानी कि एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो पर्पस पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप वो चीज़ ले लेंगे वापस, ठीक है। और उसके लिए जनरली एक फी आप पे करते हैं, जैसे मान लीजिए उस मैकेनिक वाले ने बोला आपको 500 लगेगा, या आपने सर्विस के लिए अपनी बाइक दी है। तो जब भी आप अपनी बाइक सर्विस के लिए देते हैं, या आपका लैपटॉप खराब हो गया, आप दुकान में अपना लैपटॉप सर्विस के लिए दे के आते हैं, तो उन सबको बोला जाता है बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ऐसी प्लेज, प्लेज का नाम सुनते ही आपको दिमाग में सीधे एक वर्ड आना चाहिए, वो है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड लोन जो लेते हैं उसमें क्या करता है, बैंक आपके पास लोन लेता है, लोन एज ए सिक्योरिटी देता है, बदले में आपको पैसा देता है, ठीक है, तो वो हो गया प्लेज। तो प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस क्या है, प्लेज आप मान सकते हैं ये हमेशा एक टाइप का लोन रहेगा, ठीक है, आप हमेशा किसी भी टाइप का लोन लेंगे, इसमें बैंक आपको पैसा देगा। बेलर क्या है, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो पर्पस पूरा होने के बाद वो सामान आपको वापस मिल जाएगा। और ये जो बेलर है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे आप मान सकते हैं। पर जो प्लेज है वो जनरली हमारा लॉन्ग टर्म का रहता है, कि आपने मिनिमम 1 साल का लोन ले लिया या 2 साल का लोन ले लिया, तो वो हमारा इस तरह का प्लेज हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर, एक दूसरा होता है बेली। बेलर कौन है, जिसका सामान है, आपकी बाइक है तो आप हो गए बेलर, वो जो मैकेनिक शॉप वाला है वो हो गया बेली। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कुछ कंडीशंस रहती है कि जो बेलर है, यानी आपका सामान है, आपकी बाइक है, तो आपकी बाइक बेलर बेली के पास रहेगी, यानी मैकेनिक के पास रहेगी, तो मैकेनिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उसको जिस पर्पस के लिए दिया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं कि उसने अपनी बाइक ली और उस बाइक में वो कहीं भी घूमने चला गया, कहीं भी उसको यूज करने लगा। जिस पर्पस के लिए दिया गया उसको उसी पर्पस के लिए रखना है, और उसको आपका जो भी बाइक है उसका इस तरह से ध्यान रखना है जैसे आप आपकी नहीं, उसकी खुद की बाइक हो, ठीक है, उसका अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी आपको सामान दिया गया और जिस पर्पस के लिए आपको दिया गया, वो पर्पस पूरा होने के बाद आपका जो भी कमीशन या जो फी आप उनसे चार्ज करते हैं वो मिलने के बाद आप अपनी जो सामान है उसको आप वापस कर देंगे, ठीक है, बेलर को। और प्लेज में भी आप जानते हैं, प्लेज में क्या रहता है, बैंक आपका गोल्ड एज ए सिक्योरिटी लिया है, जैसे ही आप लोन पूरा क्लोज कर देंगे, सारा पैसा भर देंगे, तो बैंक आपके गोल्ड को वापस कर देता है। तो बेलर और जो प्लेज है, ये दोनों एक ही तरह की टर्म है, बेलमेंट और प्लेज। डिफरेंस बस यही है, इसमें ज़्यादातर आपका सर्विस, जैसे लैपटॉप खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, और आपका बाइक खराब हो गया, आपकी कार खराब हो गई, तो जो सब सर्विस के लिए दे के आते हैं तो उसका नाम है बेलमेंट। इसमें जनरली आप किसी टाइप का लोन नहीं लेते हैं, ठीक है, लोन नहीं लेते। पर प्लेज हमेशा लोन के रिगार्डिंग रहेगा, आपका कोई भी सिक्योरिटी आपने दिया और बदले में आपको लोन मिला है, तो वो क्या माना जाएगा, प्लेज। तो वही बोल रहा है कि प्लेज में जो बेलर है, बेलर को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉनर। और जो दूसरा है वो होगा पॉनी। पॉनर हो गया जिसका सोना है, यानी कस्टमर, जिसका गोल्ड है, और पॉनी हमेशा होगा बैंक, ठीक है। और इसमें बेलर होगा जिसकी बाइक है, आपकी बाइक है तो आप हो गए पॉन बेलर। और दुकान मैकेनिक शॉप वाला कौन हो गया, बेली। आपका लैपटॉप है तो आप हो गए बेलर। और लैपटॉप सर्विस के लिए जिस भी दुकान में आपने अपना लैपटॉप दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, दुकान वाला वो हो जाएगा बेली, ठीक है। तो इसमें पॉनर बोला जाता है बेलर को, प्लेज की टर्म में। अगर बेलमेंट होते तो बेलर बोलते, और क्योंकि ये हमारी प्लेज है तो इसको हमने पॉनर का नाम दिया।
और ये कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे इसको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following shall be excluded from calculation of limitation period? तो जब आप लिमिटेशन पीरियड देखते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहिए एज पर प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि लिमिटेशन एक्ट में बताया। द पीरियड व्हेन डिफेंडेंट वाज अवे फ्रॉम इंडिया, जब इंडिया से दूर था तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। लिमिटेशन पीरियड क्या है? मतलब हर चीज़ का टाइम पीरियड, जैसे डिमांड लोन में लिमिटेशन पीरियड है 3 ईयर्स, ठीक है, हर किसी का टाइम ड्यूरेशन है कि मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि मेरा पैसा नहीं आया। तो एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, जैसे हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट है, तो अपील करने की जो एक्सपायरी डेट है उसको बोला जाता है लिमिटेशन पीरियड। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपसे अभी लोन लिया, ठीक है, और अभी आपका आप बिजी हैं या आपको ध्यान नहीं रहा, वो कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, एनपी हो गया, तो आपको 25-30 साल बाद याद आ रहा है कि हाँ 30 साल पहले एक कस्टमर का लोन डिफॉल्ट हो, तो क्या आप 30 साल बाद या 35 साल बाद कोर्ट में उस कस्टमर के खिलाफ जा सकते? नहीं जा सकते। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हर सामान का एक एक्सपायरी डेट रहता है। आप मिल्क का पैकेट लेते हैं तो उसमें 4 या 5 दिन रहता है, और कोई दवाई आप लेते हैं तो उसमें 1 या 2 साल रहता है, तो हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट रहता है। तो क्या कोर्ट में अपील की जाती है? मतलब कोर्ट में आप किसी कोर्ट में किसी के कस्टमर के खिलाफ आप अपने लोन की अपने लोन की रिकवरी के लिए केस कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई टाइम ड्यूरेशन रहता है? यस, उसका भी टाइम ड्यूरेशन रहता है। उसी टाइम ड्यूरेशन को बोला जाता है लिमिटेशन पीरियड। मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने ही लोन की रिकवरी के लिए अपने कस्टमर को जो कि डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। तो हर किसी का टाइम ड्यूरेशन है। तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है उसको एक्सक्लूड किया गया है, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है जब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, मतलब करके एक्सपायरी डेट देख रहे हैं कि कब तक हम अपने कस्टमर के खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। तो जब वो कस्टमर हमारा जो डिफेंडेंट था इंडिया से दूर था, तो उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब उस टाइम को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट, तो आपको किसी गवर्नमेंट से उनकी कोई मंजूरी चाहिए या किसी टाइप का सैंक्शन गवर्नमेंट से चाहिए, तो गवर्नमेंट कितना टाइम लेगी, और आपका टाइम जा रहा होगा ना, एक्सपायरी डेट जा रहा होगा, तो उस टाइम को भी नहीं कैलकुलेट किया जाता है। पीरियड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ जजमेंट इन केस ऑफ अपील, तो कोई भी रिवीजन या अपील करनी है तो जजमेंट आपको मिलनी है, तो उस टाइम को भी नहीं कैलकुलेट किया जाता। तो इन सभी चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये आपके फायदे की बात है, क्योंकि आपका टाइम जाता रहेगा। आपने कहीं सैंक्शन के लिए देखा है गवर्नमेंट के पास, तो आप देखेंगे मेरा टाइम तो जा रहा है, या कस्टमर खुद ही वो बाहर चला गया। कस्टमर ऐसा जानबूझ के भी कर सकता है कि वो बाहर ही चला गया कि चलो मेरा टाइम जब पूरा होगा, मेरा एक्सपायरी जो डेट है अपील का बैंक के खिलाफ तब पूरा होगा, तब मैं इंडिया में आ जाऊंगा, तब तक वो बच जाएगा ना। इसलिए इस टाइम को एक्सक्लूड किया गया कि इसको एक्सपायरी डेट यानी कोर्ट में जो अपील करने की डेट है जिसको हमने लिमिटेशन पीरियड का नाम दिया, तो इन चीज़ों को हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव।